नमस्कार संजीव जी, नमस्कार साथियों। नमस्ते, नमस्ते ईशान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर एंड स्वागत है साथियों आपका सनातन संवाद फॉर सस्टेनेबल लाइफ में। तो सस्टेनेबल लाइफ से हमारा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा लाइफ के रिगार्डिंग है क्योंकि सस्टेनेबली तभी पॉसिबल है जब हम जी भी रहे होंगे। जीना और सही तरीके से जीना के अंदर हमारी खुद की बॉडी भी इन्वॉल्व है। उसके अंदर हमें अपनी बॉडी को कैसे ढालना है, किस तरीके से अपनी बॉडी मेंटेन रखनी चाहिए और दुनिया में जो डिसीज़ेज़ फैल रही हैं, उससे भी अपना को कैसे बचा के रखना चाहिए, ये भी हमारी एक लाइफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और सस्टेनेबल लाइफ़ के अंदर नॉट ओनली हमारी प्रैक्टिसेज़, हमारी बॉडी जो हमारी एक सोल का टेम्पल है, उसकी भी केयर करना एक हिस्सा है। तो आज इसी इसी संदर्भ में एक टॉपिक जो आज का टॉपिक है, उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी शुरू हुई है अफ्रीकन नेशंस के अंदर। इसको हम ब्लीडिंग आई वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो संजीव सर बीइंग मतलब इंटरनेशनली पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो हमारे साथ रहते हैं, वो इस पे काफ़ी अच्छे से रोशनी डालेंगे और पूरी आपके सामने एक पिक्चर प्रस्तुत करनी करेंगे, किस तरीके से वायरस फैला है, कहाँ स और क्या इसके कंटेनर्स हैं और किस तरीके से हम अपना आप का बचाव कर सकते हैं और कैसे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। और संजीव सर उस पे हमें थोड़ा-सा इस तरफ एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में आपको। तो संजीव सर, थैंक यू आपका ये टॉपिक चुनने के लिए आज। ये कल ही एक रिपोर्ट आई है बहुत बड़ी इस वायरस के रिगार्डिंग और बहुत बड़ी कैज़ुअल्टीज़ भी हो रही है। कहीं-कहीं सुनने में आया है कि 80% कैज़ुअल्टी रेट रहा है। ईशान जी, ये बहुत दुखद खबर है कि अफ्रीका नेशन के अंदर कई सारे कंट्रीज के अंदर वहाँ पे इस टाइप का वायरस फैल रहा है, जिसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। मतलब 80 से 88% तक भी है उसकी मोर्टेलिटी रेट है कि इंसान को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता उस वायरस से, इससे पहले कि उसकी मौत हो जाती है। तो ये कुछ हुँ, इस टाइप से है कि लगभग लगभग अब तक 150 से 200 के बीच वहाँ पे लगभग डेथ्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स के अंदर। और इसमें जो एक मार्बर्ग वायरस के नाम से एक वायरस वहां पे आया है, जो कि रवांडा के अंदर है। और वहां पे लगभग लगभग 15 से 20 लोग इस वायरस की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। तो ये एक मिस्टीरियस डिजीज है, ये एक टाइप का फ्लू है, जिसपे अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन जितनी भी अवेलेबल है, वो अपना असर नहीं दिखा पाई। दैट मीन्स ये डिजीज जो है अभी तक अनक्योरेबल है। और इसके कुछ सिम्टम्स इस प्रकार से है कि इसपे ना, जैसे ये वायरस बॉडी के अंदर जब भी जगह बना लेता है, तो इंसान को बहुत हाई फीवर हो जाता है, उसको लगातार बहुत तेज हेडेक रहती है, सिर दर्द रहता है, उसकी पूरी बॉडी में मसल में बहुत ज्यादा पेन रहता है और बहुत ज्यादा थकावट सी महसूस करता है। और थोड़े टाइम के बाद समझे कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब आंखों से ब्लीडिंग निकल आती है, तो उसी वजह से इसको ब्लीडिंग आई वायरस के नाम से भी वहां पे इसका नाम दिया गया है वहां पे। तो अभी तक तो इसकी जो ओरिजिन है उसको ढूंढने की कोशिश करी है। और इसके बारे में जानकारी वहाँ पे अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके बारे में मुहैया करवाई है। इंडिया से भी हेल्प माँगी गई है। वहाँ की कई गवर्नमेंट्स ने इंडिया से भी हेल्प माँगी है कि आप लोगों ने कोविड वायरस को बहुत सही तरीके से हैंडल करा था, तो आप अपने हेल्थ ऑफिशियल्स को हमारे यहाँ भेजिए ताकि वो इसको इन डेप्थ में जाके स्टडी कर सकें और हमें इसका कोई सॉल्यूशन बता सकें। तो ये अभी तक इस टाइप की जानकारियाँ हमारे सामने आई हैं। तो सर ये जो आपने अभी कहा कि इसके सिम्पटम्स में से आइज़ में से ब्लीड आता है, तो ये आँखों में से खून आना है या आँखें लाल होना है, जो आँखों की नसें होती हैं, उसके अंदर लालीपन आना है, ये भी थोड़ा-सा हमें क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि इसकी अगर हम इमेजिन करते हैं वो सिनेरियो, तो एक तो वैसे ही मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। प्लस अगर इसको कोई हम आम इंसान में अब इमेजिन भी करते हैं, वो एक ट्रॉमाटाइज़ कर सकता है कि आँखों से खून आना। ये कहीं न कहीं ये आँखों से खून आना है ये है या आँखों की जो नसें हैं उसके अंदर एकदम से लालीपन आ जाना, एकदम उसके उसमें मतलब खून तेज़ी से आना, वो चीज़ें हैं ये? आँखें बेसिकली इसके अंदर ना ब्लड रेड हो जाती हैं। मतलब आँखें हुँ। में, मतलब आँखों से लिटरली खून बहता हुआ नहीं नज़र नहीं आएगा, जैसे आँसू बहते हैं, वैसा नहीं होता है। आँखें टोटली ब्लड रेड हो जाती है। जैसे आँखों को जो सफ़ेद रीजन होता है आँखों में, पुतली के आस-पास का, तो वो पूरा रेड कलर का बन जाता है। वहाँ उसके अंदर जो जितनी भी छोटी-छोटी नर्व्स होती हैं, वो इंटरनल ब्लीडिंग आँखों के अंदर की इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसकी वजह से पूरी आँख लाल
रंग की नजर आती है। इसको इसी 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 बेसिकली आंखों से ब्लड बाहर नहीं गिरता, आंखें आंखें के अंदर ही जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, इस वजह से आंख लाल नजर आती है। हुँ। हाँ जी सर। तो सर इसके अंदर ये इसका जो मतलब एक तरीके से ये वायरस का कम्युनिकेशन कह रहा हूँ मैं, ये रिसाव जो है या वायरस का ये फैलना जो है, ये किस तरीके से हो रहा है? डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट से हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग? कि किसी भी हम अगर कोई इस तरीके का पेशेंट कोई यूरिनेट कर रहा है या किसी का ब्लड वगैरह या कुछ इस तरीके का डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट से फैल रहा है या ये कोरोना की तरह उसके आस-पास होने पे भी हो रहा है ये? देखिए, कोरोना जिस तरीके से हो रहा था कि कोरोना का वायरस हवा के अंदर फैल रहा था, कुछ उस तरीके का भी इसका इफेक्ट आ रहा है, बट ज्यादा दूर तक ये ट्रेवल नहीं कर रहा। हाँ, बट हुँ। हाँ, जो बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट कोई इंसान आ रहा है, अगर उसका पसीना भी, जो इफेक्टेड इंसान है, उसका पसीना या खून या उसके यूरिन से यूरिन यूरिन के कांटेक्ट में भी आया, तो उससे इन्फेक्शन अगर होती है, तो या उसको उसका सलाइवा कहीं पे लगा हो या उसका उसका जूठन कोई खा लिया, तो उसके वजह से भी वो जो इन्फेक्शन जो है दूसरे इंसान की बॉडी में आ जाता है, जो 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 उसके कांटेक्ट में आता है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट की वजह से ये वायरस वहां पे ज्यादा फैला। अगर सपोज कीजिए फैमिली में किसी मेंबर को ये वायरस हुआ है और बाकी मेंबर्स को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनका आपस में मिलना जुलना तो रहेगा, कांटेक्ट में तो आएंगे आएंगे, तो बाकी हुँ, जितने हुँ, हुँ। मेंबर्स होते हैं फैमिली के या फ्रेंड सर्कल में या कम्युनिटी के, उनको ये वायरस कांटेक्ट में आने की वजह से उनमें ये फैलने की बहुत तेजी से फैलता है। तो सर इधर थोड़ा-सा हम करेक्ट भी करना चाहेंगे अपनी जनता के लिए कि यूरिन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने का मतलब शायद वही है कि कहीं टॉयलेट स्पेस या कोई पब्लिक टॉयलेट के आस-पास अगर उस पेशेंट का यूरिनेट हुआ है, उसके आस-पास से हम निकले हैं, तो वहाँ की स्मेल या वहाँ पे जो मंडराने वाले मच्छर वगैरह ने अगर हमें काटा ही है, उसके ये वो वाली चीज़ है। जिस तरीके से कहीं न कहीं जो पहले एड्स वगैरह जिस तरीके से फैलता था, जस्ट लाइक दैट कि ये उस तरीके से फैलने वाले इसके आसार थोड़े ज़्यादा है क्योंकि हवा में अभी नहीं है। तो ये डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट्स में ये ज़्यादा है। ये एसटीडी पे भी नहीं कह सकते इसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बट हाँ, ये डायरेक्ट फिजिकल कम्युनिकेशन या उस लोकल रीजन के अंदर आने पे ये उस वे में फैल रहा है। यही हाँ, यही जिस जगह हाँ जी, वजह है। जिस जगह पे सपोज़ कीजिए किसी ने यूरिनेट कर दिया और वहाँ पे मच्छर-मक्खी उस पे जाके पलते हैं, और वो जाके उस वायरस को एज़ अ कैरी करके ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको जो इंजेक्ट करते हैं, मच्छर जब काटता है तो उस वायरस को कैरी कर रहा होता है, या मच्छी मक्खी किसी खाने-पीने के आइटम पे बैठ जाती है, तो वहाँ पे वो वायरस का जो इन्फेक्शन है वहाँ छोड़ देती है। तो उस तरीके से ये वायरस जो है, खून, अगर कहीं खून गिरा है, कहीं सलाइवा गिरा है, कहीं पे यूरिन गिरा हुआ है, कहीं स्टूल गिरा हुआ है, तो अगर वहाँ से जो अगर उसपे मच्छर मक्खी उसपे पल रही होती है, वो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो उस तरीके से ह्यूमन बॉडी को उस तरीके से इन्फेक्शन भी उसमें फैल सकती है। हुँ। तो सर ये इसके सिम्पटम्स जो कह लो या इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितनी है? जो आपने कहा था कि इसका जो सीवियरिटी रेट है, जो आपकी मेरी बात हुई तो आपने ये पॉइंट कहा था कि इसका सीवियरिटी रेट विदिन अ 48 आवर्स भी हो रहा है। जो 88% मोर्टेलिटी रेट है, वो जहाँ जिस एरिया जिस रीजन में 88% मोर्टेलिटी रेट पाया गया, वहां पर तो देखा गया है कि 48 आवर्स के अंदर इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मगर कई जगह, हुँ। कई रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 50%। तो वहां देखा गया है कि ये कुछ दिनों तक, 4 5 6 दिन तक या हफ्ते तक भी इंसान जिंदा रह पा रहा है। मगर क्योंकि इस पे अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं कर पाया है, इस पर अपना असर नहीं दिखा पाया, तो वो उस पीरियड के बाद उस इंसान की डेथ हो जाती है। इसके अंदर जैसे आप कह रहे हो कि 50% से नीचे भी है मतलब लोग बच भी रहे हैं। तो एक जो वायरस की लाइफ साइकिल है, तो वो कहीं न कहीं फिर 1 वीक से 10 डेज़ के आस-पास की है। मतलब अगर लोग उस समय बच रहे हैं या बॉडी के अंदर जैसे हमारी खुद की बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि एंटीबॉडीज़ जनरेट करने की या वायरस से खुद लड़ने की या इस तरीके की बैक्टीरियल से भी और वायरसेस से भी। तो आप ये कह रहे हो कि 7 से 10 दिन के अंदर-अंदर इसकी लाइफ साइकिल है और लेकिन इसका सीवियरिटी रेट बहुत हाई है कि वो मोर्टेलिटी रेट उस वजह से हाई हो रहा है। ईशान जी, आपने देखा था कि जैसे कोविड के अंदर भी देखा कि जिन जिन लोगों के बॉडी जिन लोगों की बॉडी में एंटीबायोटिक्स पहले से ही थे, तो उनको फाइट वायरस को फाइट करने में इतनी तकलीफ नहीं आ रही थी। मगर जिनका जिनका मतलब ये कि अंदर एंटीबायोटिक्स क्रिएटेड नहीं थे, या जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक था, स्पेशली जो ओल्ड एज हुँ, के लोग थे, या जो एकदम बच्चे बच्चे थे, या यंग एज के लोग थे, जहाँ पे उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा वीक नहीं था, कहीं पे वीक था, कई कम्युनिटीज में इम्यून सिस्टम हमने काफी वीक पाया।
तो वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो डेथ रेट था, बहुत ज़्यादा पाया गया। इसी तरीके से इसमें भी डिफर करता है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहा होगा, तो उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा 88% तक भी पहुँच गया, मगर जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहा, वहाँ पे ये 50% से कम इन्होंने असर दिखाया उसपे। तो सर इसमें फिर अब हम प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर फिर तो आपकी बातों से ये लग रहा है, तो हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं फिर? देखिए, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये वायरस निकल के आया कहाँ से? देखिए, जो बेसिकली इसमें ये माना जा रहा है कि जो जंगलों में या जो प्रॉपर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की खेती-बाड़ी होती है, तो कई कई तरह के बैट्स बैट्स हैं, जो कि केव्स के अंदर वहाँ पे रहते हैं या पेड़ों पे रहते हैं। वो हुँ। उनके अंदर ये वायरस पहले से ही है, और वो उन्होंने जैसे ही हुँ। जाके उन उन फ्रूट को या वेजिटेबल्स को बाइट करा, तो वो उस फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर वो बेसिकली जो वायरस है वो फैल गया। जब ह्यूमन ने उस फ्रूट और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करा, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वायरस आ गया, वो एक एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में उससे ट्रांसमिट होना शुरू कर दिया। अब क्या अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको इससे बचा कैसा जाए? कि देखिए, जिस 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 तरीके से कोविड के अंदर इंसान को हम क्वारंटाइन कर रहे थे कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम का क्वारंटाइन कर रहे थे, इसके अंदर भी वैसे ही करना पड़ेगा कि उसको उस इंसान को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, ताकत की दवा देनी पड़ेगी, और वॉच करना पड़ेगा उसके सिम्पटम्स किस तरीके से बन रहे हैं, और उम्मीद करनी पड़ेगी कि कोई ना कोई वैक्सीनेशन जो है उस पे काम करे। तो सबसे पहले तो उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको जो है उसको ताकत से रिलेटेड या उसके एंटीबायोटिक से रिलेटेड दवा उसको उस इंसान को देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को आइसोलेट करा गया है या जिन कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम फैल रही है, तो वहाँ पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस उस एरिया में लगने चाहिए, जहाँ पे डेथ्स के बारे में इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। अफ्रीका के अंदर लगभग 15 देशों में ये अवेयरनेस फैला दी गई है कि आप संभल के ट्रैवल कीजिए, संभल के लोगों के बीच में उठिए, बैठिए, और इसके बारे में ध्यान रखिए, अपना हाइजीन लेवल को बढ़ाइए, साफ-सफाई रखिए, और इस टाइप से कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल कंज़्यूम ना कीजिए जिसपे आपको कहीं पे भी कोई बाइट मार्क नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ को हुँ। या बैट ने बाइट करा हो, कुछ भी है, तो उसको लालच में आके या फ्री में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, उस तरीके से आप कंज़्यूम ना कीजिए। तो एक चीज़ और भी देखी गई है ईशान जी, कि जो जिस जिस भी फ्रूट या वेजिटेबल को अगर बैट ने बाइट करा है, चिमगादड़ ने बाइट करा है, उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम हो जाती है, दैट मीन्स वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो उन्होंने हुँ। कहा कि अगर 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 उसमें इन्फेक्शन है, तो डेफिनिटली वो इन्फेक्शन की वजह से फ्रूट या वेजिटेबल बहुत जल्दी सड़ जाएगा, उसकी शेल्फ लाइफ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी। वहीं हुँ। पे जो दूसरी तरफ जो सा फ्रूट या वेजिटेबल इफेक्टेड नहीं है, तो हफ्ता 10 दिन तक वो फ्रूट वेजिटेबल टिक सकता है। तो उनको उनको ये हिदायत दी गई कि संभल के फ्रूट एंड वेजिटेबल कंज्यूम कीजिए, जो लॉन्गर शेल्फ लाइफ वाले हैं, वो वाले फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आप लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और फॉरेन ट्रैवल की बात ऐसी है ईशान जी, देखिए अफ्रीका रीजन से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे खास अपनी नजर रख रही है, इसको क्लोजली वॉच कर रही है सिचुएशन को। और मेरे हिसाब से तो अब शायद इसको, क्योंकि ये लग रहा है कि अगर ये इसी इसी तेजी से फैलेगा, तो इसको पेंडेमिक का रूप, पेंडेमिक एज ए पेंडेमिक इसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा डब्ल्यूएचओ की तरफ से, या और जैसे ही अगर ये पेंडेमिक डिक्लेयर होता है या पेंडेमिक डिक्लेयर होने की वेट ना करी जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई एयरपोर्ट्स के अंदर एक स्कैनिंग सिस्टम लगा देना चाहिए कि जो भी इंसान अफ्रीका से ट्रैवल करके आ रहा है, उसकी स्कैनिंग एयरपोर्ट पे होनी चाहिए, और उसको उसको बेसिकली हिदायत देनी चाहिए कि आप अगले हफ्ते 10 दिन तक कम से कम अपने घर के अंदर या किसी हेल्थ फैसिलिटी में क्वारंटीन कीजिए, ताकि पता चले कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन नाम की चीज आपके अंदर उभर रही है या नहीं उभर रही है। अगर उभर रही है, तो उस इंसान को आइसोलेट करके उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन हेल्थ ऑफिशियल्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं अफ्रीका के अंदर, तो कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकल के आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, जो हेल्थ हेल्थ वर्कर्स हैं या जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, वो बहुत वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं, वो कोई ना कोई इसका हल निकालने में कामयाब ज़रूर होंगे। अ, सर ज़रूर ये गवर्नमेंट अपने एंड पे हमें उम्मीद भी है कि कुछ बड़े एक्शंस लेंगी। कुछ हम आम जनता भी अगर इस पे एक्शन ले आएँ, तो अगर हम कोई जंगल-वंगल में हैं, तो आपके कहने के हिसाब से, तो क्योंकि अफ्रीका तो नहीं है, पर फिर भी हम अपने यहाँ पे भी वो प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम डायरेक्ट कंज़्यूम ना करें उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। थोड़े टाइम उसे प्रिज़र्व करें या उसको हम प्रॉपर्ली वॉश करके और अपनी बॉडी की भी प्रॉपर हाइजीन रखें एंड आउटर बॉडी की भी, हैंड्स वगैरह की, पार्टिकुलरली हैंड और माउथ की भी।
वो हाइजीन भी रखें और जो भी हम फ्रूट वगैरह या जंगल से प्लग करके ट्रीज़ वगैरह प्लग करके खा रहे हैं, तो उसको भी प्रॉपर्ली वॉश करके और प्रिज़र्व करके ही देखें खाएँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ईशान जी। देखिए वायरस कहाँ से आएगा किसी को कुछ नहीं पता, या कोई भी डिज़ीज़ हुँ, कहाँ से पैदा होती है किसी को कुछ नहीं पता। और क्योंकि इस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग का टाइम चल रहा है, तो जैसे ही जो सरफेस टेम्परेचर्स मुश्किल से आधा डिग्री 1 डिग्री भी फ़र्क डालते हैं, तो उसमें कई सारे वायरसेस उभर जाते हैं, जो कि पहले से दबे होते थे, क्योंकि टेम्परेचर्स पहले के मुकाबले कम थे। अभी हुँ, हुँ। आप देख लीजिए, आप दिसंबर के लगभग लगभग 4 या 5 तारीख तक हम पहुँच गए हैं, और हमें एक पतली सी जैकेट हम पहन के बैठे हैं, वो भी शाम के टाइम, दिन में तो ये भी नहीं पहनी जा रही। तो नवंबर का महीना जो अभी निकला है, अक्टूबर नवंबर का महीना इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि सबसे गर्म अक्टूबर नवंबर निकला है। दिसंबर भी अभी तक ऐसे ही नजर आ रहा है कि शायद सबसे गर्म दिसंबर ना निकल जाए। तो कहीं ना कहीं पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से कई सारे नए वायरसेस उभर के आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर चेंज होता है, तो वहाँ के जो जीव-जंतु हैं, वो उसके उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है, इंसानों का बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अफ्रीका के अंदर जो बैट्स जो हैं, जो कि फ्रूट के ऊपर या वेजिटेबल के ऊपर उन्होंने बहुत भारी मात्रा में उन्होंने अटैक करना शुरू कर दी, अपनी बाइट छोड़नी शुरू कर दी, ये चीज़ पहले नहीं देखी जाती थी। ये कुछ नया नए तरीका का समीकरण पैदा हो रहा है, नए तरीके का बिहेवियर पैदा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसके बारे में सबको सतर्क रहना चाहिए कि अगर ये चीज़ वहाँ पे हो सकती है अफ्रीका के अंदर, तो ये चीज़ इंडिया में भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर्स काफ़ी हाई जा रहे हैं इस टाइम पर कई बहुत सारी जगह में। और जंगलों में जहाँ पे जो वहाँ की जो वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह, बेरीज़ वगैरह होती हैं, जो कई लोग क्या करते हैं, उनको सीधा ही प्लक करते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसा करने से आप परहेज़ कीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से धोइए, उसको देखिए, उसको और अपनी अपनी हाइजीन लेवल को भी बढ़ाइए। तो हाथ हाथ आपको टाइम पे धोते रहिए, कपड़ों को फ्रेश कपड़ों को पहनने की कोशिश कीजिए, और कोई भी चीज़ मार्केट में भी ओपन तरीके से ऐसे कंज़्यूम करने की कोशिश ना कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, हाइजीन लेवल ढंग से मेंटेन नहीं करा हुआ, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए खाने के लिए। हुँ। जी सर, तो फिर आज यहाँ पे फिर हम कंक्लूड करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हम मतलब स्वच्छ रहें। स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा तो हम हैं ही हैं, तो भारत के साथ-साथ खुद को भी अपने अपने टेम्पल, अपनी बॉडी को भी हम स्वच्छ रखें और सस्टेनेबल लिविंग की तरफ हम बढ़ते रहें और प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर तो सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।